दोस्तों आप देख रहे हैं ट्राई टू लर्न इंग्लिश क्लासेस बाय लुकमान सर। और हमेशा की तरह आज फिर मैं आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आया हूं। जो भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10 व 12 के विद्यार्थी, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है ये। और अगर आप नए हैं, आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे हेल्पफुल वीडियोज़ आप तक समय रहते पहुँचते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका अधिक समय ना लेते हुए बहुत ही कम समय में हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम की वो चीज़ें बताएंगे जो आपको शायद बहुत ज़्यादा नर्वस कर रही हों, आप जिनको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हों, या आप जो है बहुत ज़्यादा डरे हुए हों कि आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना है परीक्षा के समय या परीक्षा हॉल में, या जो है आप परीक्षा केंद्र में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और आपको कैसे आपका पेपर हल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसी के साथ सबसे पहले आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर की जब हम बात करते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर क्या है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पहले से पता होता है 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर तो वहाँ जाएगा ही। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर चला जाता है, जैसे कोई 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की रेंज में भेज दिया जाता है, या अननोन पैलेस में भेज दिया जाता है प्लेस पे। तो वहाँ क्या होता है, उन लोगों को जो भी छात्र हैं वो अपने एग्ज़ाम सेंटर पर 1 दिन या 2 दिन पहले पहुंचकर पूरी तरीके से देख लें और पता कर लें कि आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है वहाँ जाने के लिए अच्छा रास्ता कौन सा है और आप कैसे जाएंगे। ये नहीं करना है कि आपका प्रवेश पत्र आ गया, एडमिट कार्ड हाथ में आ गया है, लेकिन फिर भी आप ये सोच रहे हो बैठ के कि चलिए कल एग्ज़ाम है तो कल ही थोड़ा पहले चल के देख लेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें, 1 दिन पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर को अवश्य देख लें। ठीक है, विशेष रूप से देख लें। नंबर 2 पे जब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मैंने देखी है बच्चों में एडमिट कार्ड की, ये कि एडमिट कार्ड उनको मिलता है, एडमिट कार्ड लेके आए विद्यालय से घर पर और रख दिया। ऐसा नहीं करते हैं कि उसकी कॉपी करा लें। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप सबसे पहले एडमिट कार्ड जो आपका आएगा, एडमिट कार्ड लेके आएँ, उसकी कम से कम कलर कॉपी 3 से 4 आप करवा लें। क्यों करवा लें? अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये फालतू में 20 रुपये जाने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप 4 से 5 कॉपी जब करवा लेंगे, या 3 से 4 कॉपी, मिनिमम 3 कॉपी तो आप करवा ही लीजिए। ठीक है, फिर उनको अलग अलग जगहों पर रख दीजिए। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आपका प्रवेश पत्र कहाँ रखा है या गिर गया है। मान लीजिए आपने फ़ोटोकॉपी नहीं करवाई है, आपके पास एक ही प्रवेश पत्र था, ओरिजिनल था, आप जो है प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पहुँचे, रास्ते में वो कहीं गिर गया या खो गया, तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई दूसरा विकल्प बचता है क्या? नहीं बचता है। फिर आप जहाँ पढ़ रहे थे, जिस कॉलेज से, वहाँ जाएंगे, वहाँ से आपको जो है एप्लीकेशन देकर दोबारा जो है एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जिससे आपको प्रवेश विद्यालय में सेंटर में मिल सकेगा। ठीक है, तो और अगर आपके पास 3 से 4 कॉपी रखी हुई हैं, एक खो गया है तो चलिए कोई बात नहीं, दूसरा है। ये तो पहला फ़ायदा हो गया कॉपी का। दूसरा फ़ायदा इसका क्या है, मान लीजिए आप सुबह सुबह लेट हो रहे हो परीक्षा के लिए, आपने जो है प्रवेश पत्र कहाँ रख दिया था ये आपको नहीं पता है ना, भूल गए हो, तो आप जो है टेंशन में हो, कहीं किसी से पूछ रहे हो घर पे, कहीं किसी से पूछ रहे हो। और अगर आपने 3 कॉपी 4 कॉपी उसकी कलर करवा के पहले से रख ली थी, तो अगर एक नहीं मिल रहा है, छोड़िए, आपको ये तो पता है कि कॉपी मेरी कहाँ रखी हुई है एडमिट कार्ड की कराई हुई, आप उनमें से एक कॉपी लीजिए और परीक्षा केंद्र पहुँचिए टाइम से। ठीक है, तो फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवा लीजिएगा। और फिर उसके बाद में तीसरी बात ध्यान रखने योग्य है टाइम, समय। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, घर से तो टाइम से पहले निकल जाते हैं, लेकिन इधर उधर जो है टहलने में या इधर उधर दोस्तों से जो है दोस्तों के चक्कर में लेट हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। परीक्षा केंद्र पर आप प्रतिदिन 15 मिनट पहले तो पहुँचें ही। और पहले दिन जब जा रहे हैं, पहला पेपर है, उस दिन कम से कम आप 30 से 40 मिनट पहले पहुँचिए, क्योंकि आपको रोल नंबर्स देखना होगा, रूम देखना होगा, आपका कक्ष संख्या देखना होगा। ठीक है, ये सब चेक करना होगा। और दूसरी विशेष बात, अगर आप टाइम से विद्यालय पहुंचते हैं, टाइम से अपने परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं, तो आप जो है
बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, आपको टेंशन नहीं होगी, आपको बिल्कुल ही कोई चिंता नहीं होगी, आपको एक अच्छा महसूस होगा वहाँ। क्यों? क्योंकि आप समय से पहले पहुँच चुके हो, तो आप टेंशन फ्री रहोगे। और जो लोग बच्चे समय से पहुँच नहीं पाते हैं, जो लोग समय रहते पहुँच नहीं पाते हैं, जो विद्यार्थी, वो बहुत टेंशनाइज रहते हैं। फिर पूरा उनका 2.5 से 3 घंटे का या 3 घंटे 15 मिनट का जो भी टाइम रहता है, उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा तनाव महसूस हुआ करता है। ठीक है, तो आप टाइम से ही परीक्षा केंद्र पहुँचें। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अगला पॉइंट, पेन का। बहुत से बच्चे सवाल किया करते हैं कि हम पेन कौन सा यूज करें या कैसे कलर का यूज करें। तो देखिए, पेन के लिए तो आप सिर्फ कलर 2 ही यूज कर सकते हैं, एक काला एक नीला, यानी एक ब्लैक एंड एक ब्लू। ठीक है, लेकिन कैसा यूज करें, ये अगर सवाल आपके मन में उठ रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं, आप जेल पेन का यूज ना करें, सिर्फ बॉल पेन का ही यूज करें, सिर्फ और सिर्फ डॉट पेन का ही यूज करें। ठीक है, पेन को लेकर ये हमेशा याद रखें। फिर अगला पॉइंट आता है पेंसिल का। बहुत से बच्चे सोचते होंगे पेंसिल का तो कोई रोल नहीं होता है, ऐसा ना सोचें और ऐसी गलती भी ना करें। पेंसिल प्रतिदिन साथ में रखें। किस लिए? क्योंकि पेपर में डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है कभी कभी। मान लीजिए आपके पास पेंसिल नहीं है, डायग्राम बनाना है आपको, तो कैसे बनाएंगे? इसलिए पेंसिल हर हाल में अपने साथ प्रतिदिन रखें। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए अनिवार्य है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट है स्केल तो आप जानते ही होंगे सभी विद्यार्थी। पटरी का यूज बहुत ही ज़्यादा रहता है परीक्षा के समय, तो आप जो है पटरी भी हमेशा साथ रखें। ठीक है, पटरी का यूज रहता है लाइनिंग खींचने के लिए, सीधी लाइन खींचने के लिए, और पटरी का रोल जो है अंडरलाइनिंग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो पटरी का स्केल का जो है हमेशा यूज करने के लिए उसे साथ में रखें। ठीक है, और एक विशेष बात यह है, आप जब जो है स्केल को साथ में रखते हैं, स्केल लेके चलते हैं, ठीक है, या फिर जो है इन चीज़ों को रखते हैं, तो इसके लिए आप जो है कोई भी एक ट्रांसपेरेंट जो है छोटा सा बैग ले सकते हैं। ऐसा बैग जिसमें सब कुछ दिखना चाहिए, बाहर से क्या रखा हुआ है वो सब उसमें रखने के लिए ले सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये 1 से 6 पॉइंट मैंने आपको बताए। 1 से 6 पॉइंट तो ये आपके क्लियर हो गए। स्केल, पेंसिल, पेन, टाइम, एडमिट कार्ड कॉपी करवाना है, एग्ज़ाम सेंटर आपको पहले से पता करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप जब जो है मान लीजिए आपका पेपर है, पहले हैं कि पेपर कैसे करना है। पेपर की जब हम बात करते हैं तो पेपर क्या होता है, सेक्शन वाइज डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और हिंदी में होगा तो खंड आ, खंड बा, खंड सा, इस तरीके से सेक्शन में जो है या खंड में बांट देते हैं। ठीक है, सेक्शन में जो है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, आपको करना कैसे है, मान लीजिए आपको पेपर का सेक्शन ए पहले करना है। ठीक है, सेक्शन ए पहले करना है, और ये आपकी कॉपी है, ये लाइन तो आपको उसमें नहीं मिलेगी, पटरी के माध्यम से इस तरीके से सीधे खींचनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में सेक्शन ए डालेंगे। सेक्शन ए डालने के बाद इसको आप अपने हिसाब से जैसे भी अंडरलाइन करना चाहते हो अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आप चाहें तो एक लाइन छोड़ सकते हो लिखने के लिए, जो है एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन से लिखना शुरू कर सकते हो, या फिर नहीं छोड़ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है उसके नीचे से यहीं से लिखना शुरू कर सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई जो है ऐसा रूल नहीं है कि आप एक लाइन हर हाल में छोड़ें ही। ठीक है, फिर उसके बाद में पेपर का सेक्शन समझ में आ गया, सेक्शन ए, बी, सी, डी जो भी है, आ, बा, सा। ठीक है, लेकिन अब इसमें ध्यान रखने योग्य बात एक जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सेक्शन ए या खंड आ का सिलेक्शन कर लिया है लिखने के लिए, कॉपी पे लिखना शुरू कर दिया है, तो आपको ये नहीं करना है कि मैंने सेक्शन ए के 2 क्वेश्चन तो कर दिए, लेकिन फिर उसके बाद में जो है बाकी क्वेश्चन सेक्शन ए के छोड़ के मैंने सेक्शन ए डाल लिया, सेक्शन ए डालने के बाद सेक्शन बी डाल लिया, अब सेक्शन बी डाल के उसमें भी 2 क्वेश्चन करके फिर जो है सेक्शन ए डालना है। तो ऐसा हरगिज नहीं करना है। आपको अगर खंड आ लग रहा है सबसे ज़्यादा, आपको जो है पहले पेपर को रीड करेंगे 15 मिनट जब, तो आप देख लें कौन सा खंड या कौन सा सेक्शन ऐसा है जो आपको इजी लग रहा है, आसान लग रहा है, आप उसी सेक्शन से पेपर को करना शुरू करें। ठीक है, ये ना करें कि सेक्शन ए डाल के 2 क्वेश्चन कर दिया, फिर सेक्शन बी डाल के 2 क्वेश्चन कर दिया, फिर सेक्शन ए डाल लिया। इसमें क्या होगा, एग्जामिनर जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा और समझ जाएगा कि आपको जो है नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आप सेक्शन ए डालें तो ए सेक्शन को पहले कंप्लीट करें, उसके बाद ही सेक्शन बी करना शुरू करें। खंड आ डालें तो खंड आ पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही खंड बा डालें और उसके जो है क्वेश्चन करना शुरू करें। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन तो समझ में आ गया होगा सभी के। फिर उसके बाद में
अगला पॉइंट है MCQS, वैकल्पिक क्वेश्चन, जिसे आप ऑब्जेक्टिव भी बोलते हो, बहुविकल्पीय भी बोलते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको जो है 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑप्शन आपको जो है, एक राइट ऑप्शन आपको जो है उठाना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन है, ठीक है, मान लीजिए यूपी की राजधानी कहाँ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, और आपको जो है नीचे ऑप्शन 4 दिए हैं, ठीक है। बी में लखनऊ दिया है, अगर बी ऑप्शन के सामने लखनऊ दिया हुआ है तो लखनऊ सही है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, सीधे लिखते हैं कॉपी में, अपनी कॉपी में लिखते हैं आंसर और बराबर लिख के बी लिख देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये गलत है। आपको बी लिखने के बाद इसके आगे लखनऊ भी लिखना है, ये ध्यान रखना है। आंसर बी लखनऊ, ठीक है, लखनऊ भी लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये विशेष रूप से ध्यान रखें, MCQS में। फिर उसके बाद में बात करते हैं वन लाइनर की। वन लाइनर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1 से 2 लाइन में कंप्लीट हो जाते हैं, वन लाइनर ही इनको बोल सकते हैं आप। वन लाइनर जो होते हैं अति लघु उत्तरीय, मान लीजिए हमने जो है सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय हमको करना है, सेक्शन ए में दिया होगा, सेक्शन ए हमने डाल लिया है पहले से कॉपी पे। अब हमको सेक्शन ए में वन लाइनर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पाँचों करने अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं। तो उसमें क्या करना है, हमको क्वेश्चन किसी का नहीं लिखना है, क्वेश्चन किसी का नहीं लिखना है। मैं आपको बताता हूँ, 2 तरीके हैं, दोनों आसान तरीके हैं। आप दोनों तरीकों से कोई भी एक तरीका जो आपको इजी लगता है, आसान लगता है, उस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन ना लिखें, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। वही टाइम आप जो है अपने आंसर लिखने में इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए वन लाइनर में हमको 5 क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है, 5 में से हमको पहला वाला करना है, ठीक है। तो पहला वाला करना है, सेक्शन ए हमने डाल लिया है। अब सेक्शन ए डालने के बाद पहला क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, पहला तरीका बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन 1, ठीक है। और इसमें जो है प्रश्न नहीं उतारना है, आपको प्रश्न नहीं उतारना है। फिर उसके बाद में सीधे लिखेंगे आंसर या उत्तर, ठीक है। और इसमें आपको उत्तर जो है लिख देना है, ठीक है, प्रश्न नहीं उतारना है, उत्तर लिख देना है, ठीक है। पहला तरीका तो ये आपका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, हमने सेक्शन ए डाल लिया, ठीक है, MCQS हेडिंग डाल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में करना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का कौन सा है, का है या खा है, वो डाल लेंगे, सीधे उसका उत्तर लिख देंगे, प्रश्न नहीं लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल के नीचे उत्तर लिखना शुरू कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन इधर डाल के, क्वेश्चन यहाँ पे डाल के आप सीधे आंसर लिख सकते हो। दोनों तरीके आपके आसान हैं, दोनों तरीके सही हैं। आप जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें प्रश्न उतार कर, ठीक है। प्रश्न आप अगर उतारते हैं, लिखते हैं, वो आपका टाइम वेस्ट होता चला जाता है, ठीक है। वन लाइनर ऐसे करने हैं, आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, ठीक है। आपको जो है लघु उत्तरीय सेक्शन ए में ही मिल जाएगा, ठीक है, सेक्शन ए में ही कंप्लीट करिए। इसको भी जो है मान लीजिए लघु उत्तरीय में आपको 5 प्रश्न दिए हुए हैं, 5 करने अनिवार्य हैं। आपको पहला प्रश्न करना है, तो इसमें भी जो है पहले प्रश्न के लिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालिए और नीचे उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल के लिखना शुरू कर दीजिए। लेकिन याद रहे, सेक्शन ए तो मैंने डाल रखा है, सेक्शन ए डालने के बाद अब जो है 5 क्वेश्चन इसमें भी आए थे, 5 इसमें भी आए थे। एग्जामिनर कैसे जान पाएगा कि किसने का पहला वाला किया आपने? तो आपको सेक्शन ए के नीचे लघु उत्तरीय वाले अगर आप करने चाह रहे हो, तो सेक्शन ए के नीचे निचले हिस्से में जहाँ से भी आप लिखना शुरू कर रहे हो, यहाँ से मान लीजिए मुझे लघु उत्तरीय लिखना शुरू करना है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले बीचों बीच कॉपी में डाल दूंगा लघु उत्तरीय, ठीक है, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, ठीक है। आप जब जो है ये कंप्लीट कर लोगे, लघु उत्तरीय डाल लोगे, आप जो है फुल फॉर्म में ही लिखना, मैंने टाइम ज़्यादा ना लगने के लिए जो है ऐसे लिख दिया है। लघु उत्तरीय डालोगे, उसके नीचे जो है उसके नीचे लिखना शुरू करोगे, उसके नीचे जो है पहली लाइन में लिख लोगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, 2, प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है।
और फिर उत्तर लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है, उत्तर लिखने के लिए यहाँ पे भी आप आंसर डाल सकते हो, उत्तर हिंदी में डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ उत्तर लिखना शुरू कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे ही दीर्घ उत्तरी और विस्तृत उत्तरी को भी करना है। ठीक है, और परीक्षा के टाइम आपको जो है सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है वो है अटेंडेंस सीट। आपको अटेंडेंस सीट जो है आपको ये दर्शाती है कि आप प्रेजेंट थे। मान लीजिए आप पेपर दे आए हो, परीक्षा देने गए थे, लेकिन आपने अटेंडेंस सीट पे अपना साइन नहीं किया है, एब्सेंट रहेंगे, आप फेल होंगे, क्योंकि आप एब्सेंट दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो आप अटेंडेंस सीट पे साइन जरूर करें। ठीक है, अटेंडेंस सीट जो है आप परीक्षा हॉल में जब जाएंगे 30 से 35 मिनट बाद या 40 मिनट बाद अटेंडेंस सीट क्या होती है, आ जाती है, और जो है सभी विद्यार्थियों को नंबर वाइज जो है आगे बढ़ते रहते हैं, बच्चे खुद बढ़ाते रहते हैं, साइन करते रहते हैं अपना अपना। ठीक है, अटेंडेंस सीट पे अपने ही रोल नंबर के सामने या अपनी ही पिक्चर के सामने अपना साइन करना है। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि अटेंडेंस सीट पे आपके साइन नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में बेसिक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। कुछ बेसिक चीज़ों में क्या है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, जैसे ही आप परीक्षा हॉल में जाते हैं, परीक्षा हॉल में जाने के बाद आप अगर नंबर 1 पर आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है कॉपी में या OMR सीट में, ऑप्टिकल मार्क रीडर में कहाँ पे क्या भरना है, पीछे बैठे हुए से ना पूछें। ठीक है, क्या पता उनको भी नहीं पता था भरना, उन्होंने गलत भर रखा है और तुम्हें भी बता दिया, तुमने भी भर लिया गलत हो। ठीक है, तो आप ये ना पूछें। आपके रूम में, आपके कक्ष में 2 जो है परीक्षा निरीक्षक होंगे। ठीक है, कक्ष निरीक्षक होंगे, आप उनसे ही पूछें कि यहाँ क्या भरना है, वो आपको सही ऑप्शन बताएंगे। ठीक है, आप अपने जो है पीछे बैठे या साथ में बैठे हुए बच्चों से ना पूछें। ठीक है, इससे आपका भी जो है गलत हो सकता है। दूसरी विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है, आप जो है टाइम को जो है ध्यान में रखते हुए अपना पेपर देना है, समय को अपना ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप बैठ गए हो बहुत ही आराम से, जो है निश्चिंत होकर आप लिख रहे हो, बैठे हुए हो आराम से। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हो बैठ जाते हो, 2 क्वेश्चन लिखते हो बैठ जाते हो, ये नहीं करना है। आपको समय का पूरा ध्यान रखना है। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, सिर्फ 3 घंटे या 2 घंटे 45 मिनट इंटर में, या जो भी 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना है, समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है, और आपके जो पहले 15 मिनट होंगे, वो आपको क्या करना है, उसमें आपको अपने पेपर को पढ़ना है सही से, जो आपका पेपर आया उसको सही से पढ़ना है, देखना है कि आपको कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो याद हैं, कौन से ऐसे हैं जो नहीं याद हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपका जो पेपर आया है हिंदी का पेपर आ गया है। ठीक है, अब इसमें आपने जो है 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं हिंदी में, 15 में आपको जो है 5 याद हैं, बाकी 10 नहीं याद हैं। तो आप जो है सबसे पहले 5 क्वेश्चन करिए, जो आपको याद हैं वो पहले करिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे आप देखिए। ठीक है, आप सोचिए आपको कैसे करना है, बना के करना है, या आप अपना ध्यान लड़ाएं कि अब तक आपको कुछ पढ़ा हो आपने उसके बारे में, पूरे साल में, पूरे सत्र में तो कुछ याद आ जाए। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो आपको याद हैं वो पहले करें। फिर उसके बाद में लिखने के समय क्या होता है, विशेष रूप से कॉपी का जो पहला पेज होगा, आपका पहला पेज आपका जो होगा, उस पर आप कहीं भी कटिंग ना करें, हालांकि हो सके तो पेज पे कहीं भी, किसी भी पेज पे कटिंग ना करें, लेकिन पहले वाले पेज पर तो बिल्कुल ही कटिंग कोई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहला इम्प्रेशन ही आखिरी इम्प्रेशन होता है। अगर आपका पहला इम्प्रेशन अच्छा नहीं गया तो आपका लास्ट इम्प्रेशन भी 0 ही रहेगा। अगर आपने पहला इम्प्रेशन अच्छा दे दिया तो आपका लास्ट इम्प्रेशन भी अच्छा जाएगा। ये आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, और आप लोगों को आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। आप लोग जो है अगर इसे देख रहे हैं और आपको लग रहा है ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसे लाइक भी करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ उनको शेयर करें, ताकि ये हेल्पफुल वीडियो वो भी देख सकें।